दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में मौजूद वैगनर ग्रुप के सबसे बड़े अड्डे को बमबारी कर उड़ा दिया। वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रही है। और दावा किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहा जाता है। लेकिन उनकी इस कसाई ब्रिगेड को तब बड़ा झटका लगा जब डॉनबास के एक इलाके में मौजूद उसके सबसे बड़े ठिकाने को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें मिसाइल हमले के बाद वैगनर ग्रुप का ठिकाना मलबे के ढेर में तब्दील दिखा। मतलब यह कि पुतिन की इस कसाई ब्रिगेड को तगड़ा नुकसान पहुंचा। असल में यूक्रेन की सेना को वैगनर ग्रुप के इस ठिकाने का पता तब चला जब एक हफ्ते पहले एक वॉर रिपोर्टर ने वहां का दौरा किया और दावा किया गया कि इस दौरान उसने वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन से भी मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वॉर रिपोर्टर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए यूक्रेन की सेना ने वैगनर ग्रुप के सबसे बड़े अड्डे का पता लगाया और फिर मौका मिलते ही उस पर मिसाइल दाग दी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है कि यूक्रेन के इस हमले में वैगनर ग्रुप के मालिक प्रिगोजिन की मौत हुई या नहीं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके इस हमले में पुतिन की कसाई ब्रिगेड के कई लड़ाकों की मौत हो गई। और वैगनर ग्रुप पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वो पहले से लड़ाकों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लड़ाकों की तलाश है। और इसके लिए वैगनर ग्रुप ने रूस के कई शहरों में उनकी भर्ती के लिए जगह जगह होर्डिंग भी लगवाई थी ताकि जल्द से जल्द लड़ाकों की भर्ती कर उन्हें जेलेंस्की की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन भेजा जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके सैकड़ों लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके ग्रुप में लड़ाकों की कमी हो गई है। और ऊपर से यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इलाके में उसके ठिकाने को उड़ाकर वैगनर ग्रुप को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। इधर राजधानी समेत देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। हम होंगे कामयाब एक दिन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में झंडा फहराया और कुछ कलाकारों के साथ डांस भी किया। सियाचिन में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर आएगा। 29 मई 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे, जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा रहे लांस नायक चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। भारत की ओर से मई 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई थी। ऑपरेशन के दौरान बर्फीला तूफान आया और 19 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। सेना की ओर से सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना की पेट्रोलिंग टीम ने तब 14 जवानों के शव बरामद किए थे, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका था। 38 साल बाद सेना की पेट्रोलिंग टीम ने लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का शव बरामद किया। उनकी पहचान छल्ले पर लिखे 24 नंबर से हुई। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन में जिस समय शहीद हुए उस समय उनकी उम्र महज 28 साल की थी। घर में पत्नी शांति देवी और 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी कविता की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। आज कविता की उम्र 41 साल है। बेटी कविता 41 साल की हो गई है, लेकिन पापा चंद्रशेखर की धुंधली तस्वीर भी जहन में नहीं है। पापा के बारे में जिक्र होते ही वो भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या पता पाकिस्तान में होंगे, लौट के आएंगे, इस टाइप से सोचते थे, पर ये नहीं सोचते थे कि उनका पार्थिव शरीर मिलेगा। 1984 में चंद्रशेखर की शहादत की खबर मिली तो परिवार ने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अब जब 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर के शव मिलने की खबर आई तो परिवार गमगीन हो गया। पत्नी शांति देवी ने बताया कि पिछले 38 सालों का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। छोटी छोटी बच्चियां पाली, पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी की, सब कुछ अपने दम पर किया। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले शहीद चंद्रशेखर का परिवार फिलहाल हल्द्वानी में रहता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा से बारिश के कहर बरपाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार पानी में तिनके की तरह बहती दिखाई दी, जिसे देखकर लोग भी सहम गए। सामने आए वीडियो में एक सड़क पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया, जिसके बीच एक कार बुरी तरह फंसी नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार धीरे धीरे पानी में बहती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर तक कार पानी के थपेड़ों को सहती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वो सैलाब के आगे नहीं टिक पाई और देखते ही देखते वो पानी की तेज धारा के साथ बह गई।
सैलाब का सितम ऐसा कि कार पानी में बहते ही आधे से ज्यादा डूब गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त कार पानी में समाई, कार ड्राइवर उससे कूद चुका था, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि पानी की तेज धारा के बीच ड्राइवर ने सड़क पार करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी कार का बैलेंस बिगड़ गया था और वो पानी में फंस गई थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में उस वक्त हाहाकार मच गया जब विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक गोलियां दागनी शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तान ने यह बर्बरता तब दिखाई जब बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई में एक मिलिट्री बेस के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छिप गए, लेकिन इस दौरान कई लोग गोली लगने से घायल हो गए। बताया गया कि एक रोज पहले बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी मिलिट्री बेस और सेना की एक टुकड़ी पर धावा बोला था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पश्तून समुदाय के घरों को निशाना बनाया। इसी घटना के विरोध में वहां के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए वो लोग सैन्य ठिकाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यूपी में तिरंगा यात्रा में बुलडोजर भी दिखे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के रोहतास में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया। यूके सरकार ने दवा कंपनी मॉडर्ना की उस वैक्सीन को मंजूरी दे दी जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। इस टीके को वहां बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। और इसी बीच श्रीलंका से एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन का जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पहुंच चुका है। ये जहाज 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में ही रहेगा। चीन का जहाज जो श्रीलंका पहुंचा, बता दें कि युआन वांग 5 जहाज को दरअसल श्रीलंका ने हम्बनटोटा में रुकने की अनुमति दी है और ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह का पता लगाने में पूरी तरीके से सक्षम है। जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में ही एंट्री ना देने को कहा था। तो वहीं उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जूनागढ़ में हाटी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जूनागढ़ में बह रही हाटी नदी में इतना पानी बढ़ गया कि वो पहले से ज्यादा एरिया में फैल गई। सामने आई तस्वीरों में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और नदी में पानी का बहाव भी तेज दिखा। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि नदी का पानी कई निचले इलाकों में घुस गया, जिस वजह से कई पेड़ पौधे और मकान उसमें डूबे हुए नजर आए। बाहर तो बाहर, लोगों के घरों के अंदर घुसे पानी ने भी उन्हें मुश्किल में डाल दिया। और इसी तरह से राज्य के जगतसिंहपुर जिले में भारी बारिश के कारण देवी नदी उफान पर आ गई और वो वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि नदी में पानी बढ़ने से उसके आसपास रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। और यही वजह है कि प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया और इससे पहले की हालात बिगड़े एनडीआरएफ की टीम को कई जगहों पर तैनात कर दिया गया। बाढ़ से रिलेटेड जो भी रेस्क्यू करने में हमें मदद देगी वो सभी हमारे पास टूल्स हैं। और इसी बीच राज्य के मुख्य सचिव ने भुवनेश्वर में एक बैठक बुलाई और बाढ़ से जुड़े हालात की समीक्षा की। चीन की मोबाइल कंपनियों पर जर्मनी में बहुत बड़ी कानूनी मार पड़ी। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनियां ओप्पो और वन प्लस अब जर्मनी में अपने 5G फोन नहीं बेच पाएंगी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगना तय है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क पहले ही इन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा चुके हैं। बहुत से देशों में तो चीन की इन कंपनियों पर डेटा चोरी के आरोप भी लगे हैं, लेकिन जर्मनी में मामला कुछ ऐसा फंसा कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और न ही डेटा चोरी का। फिर भी दोनों कंपनियों पर जर्मनी में बैन लगा दिया गया। चीन की ये दोनों कंपनियां ऐसे विवाद में फंसी हैं जिसका असर केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर बात आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया में ओप्पो और वन प्लस के लिए 5G फोन बेचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मामला कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है। और नोकिया ने इन कंपनियों पर उसकी तकनीक चुराने का आरोप लगाया है। नोकिया वही कंपनी है जिसे मोबाइल फोन बनाने वाली दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में गिना जाता है और 5G से जुड़ी ऐसी कई तकनीक हैं जिन पर नोकिया पहले ही अपना कॉपीराइट करवा चुकी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि उस तकनीक को नोकिया की मर्जी के बगैर दूसरी कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चीन की दोनों कंपनियों ओप्पो और वन प्लस ने अपने 5G फोन को बनाने में ऐसी ही एक तकनीक का इस्तेमाल किया है जिन पर आरोपों के मुताबिक नोकिया का कॉपीराइट है। यही शिकायत लेकर नोकिया ने जर्मनी की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जिसने नोकिया की शिकायत को पूरी तरह सही मानते हुए आदेश सुना दिया कि या तो चीन की ये दोनों कंपनियां नोकिया के साथ डील कर लें या फिर जर्मनी में उनके फोन की बिक्री पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन नोकिया के साथ सौदा करने में ये दोनों ही कंपनियां पूरी तरह नाकाम रहीं। कंपनियों के बीच कोई समझौता हो ही नहीं पाया। दावा यह है कि नोकिया की तरफ से इन कंपनियों को एक समझौते की पेशकश की गई थी कि हर फोन की बिक्री पर ये कंपनियां 2.5 यूरो नोकिया को दें। भारतीय रुपयों में ये 2.5 यूरो करीब 200 रुपए हुए, लेकिन हर फोन की बिक्री पर 200 रुपए खर्च करने से चीन की इन कंपनियों ने इनकार कर दिया, जिसकी सीधी वजह मानी जा रही है चीन की कंपनियों का बिजनेस मॉडल। सुनने में एक 5G स्मार्टफोन पर केवल 200 रुपए का खर्च धंधा बचाने के लिए महंगा नहीं लगता, लेकिन चीन की कंपनियां अपना धंधा कम कीमत पे गैजेट बेचकर ही जमाती हैं। दावा यह है कि जो कंपनी एक फोन पर 200 रुपए की कमाई ही नहीं कर रही, वो 200 रुपए दे भी तो कैसे। लेकिन ये फैसला इन कंपनियों को भारी पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अलकायदा धीरे धीरे अफगानिस्तान में फिर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। खबर के मुताबिक वहां कई इलाकों में अलकायदा ने नए आतंकी कैंप बना लिए हैं, जिसमें वो बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। दावा किया गया कि अलकायदा ने पिछले कुछ वक्त में अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में लड़ाकों की भर्ती की और उन्हें हथियार चलाने से लेकर आत्मघाती हमले तक की ट्रेनिंग दी गई। कहा जाता है कि वहां अलकायदा के आतंकी कैंप इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबान का साथ मिलता है। जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद ऐलान किया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठनों को नहीं करने देंगे, लेकिन पश्चिमी मीडिया के दावे ने उनकी पोल खोल कर रख दी और ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन से ही दुनिया का बेहद खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा एक बार फिर बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। ये दावा तब किया गया जब कुछ दिनों पहले ही इस आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया था और जहां अल जवाहिरी मारा गया वो जगह थी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कहा जाता है कि अमेरिका की नजरों से छिपकर वो काफी वक्त से वहां बने एक आलीशान घर में रह रहा था। तालिबान की सरपरस्ती में अल जवाहिरी वहां अपने संगठन को नई ताकत देने के काम में जुटा था, लेकिन अमेरिका ने उसे ढूंढ लिया और फिर उसने 31 जुलाई को ड्रोन से किए गए एक मिसाइल हमले में अल जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद तालिबान ने अल जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की जानकारी से ही इनकार कर दिया। यानी तालिबान ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि अलकायदा उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि तालिबान की सरकार को अल जवाहिरी और उसके संगठन की हर हरकत के बारे में पता था। दावा किया गया कि अलकायदा को रोकने की बात तो दूर, तालिबान ने ही उसे बढ़ावा दिया और इसी वजह से अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकियों के कैंप बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इन आतंकियों से भी ऐसे ही निपटने की तैयारी कर रही है जैसे उसने अल जवाहिरी का खात्मा किया। यानी अमेरिका अब दूर बैठकर ड्रोन की मदद से ऐसे हमले करेगा जो अलकायदा के आतंकी कैंपों को नेस्त नाबूद कर देंगे। दावा किया गया कि अल जवाहिरी को मार गिराने के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के एक कैंप को ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। लेकिन इस आतंकी संगठन की फिर बढ़ती ताकत ने अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि अलकायदा की हिट लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर तो ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। यूपी में तिरंगा यात्रा में बुलडोजर भी दिखे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के रोहतास में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया। यूके सरकार ने दवा कंपनी मॉडर्ना की उस वैक्सीन को मंजूरी दे दी जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। इस टीके को वहां बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। यूपी के बागपत में तिरंगा यात्रा के दौरान हादसा हो गया। यहां पर करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये लड़का गांव के मुख्य गेट पर तिरंगा लेकर खड़ा था। अभी तक यहां सब कुछ सामान्य दिखा। 15 अगस्त के मौके पर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी डीजे की धुन पर झूमते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान एक लड़का गांव के मुख्य द्वार में दोनों हाथ से तिरंगा पकड़कर खड़ा नजर आया और जैसे ही ये तिरंगा छोड़कर गेट से नीचे उतरने लगा, वैसे ही उसका सर गेट के ऊपर से जा रहे बिजली के तार से छू गया और करंट लगते ही लड़का 30 फीट ऊंचे गेट से जमीन पर जा गिरा, जहां से इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ भी रेफर किया गया। फिलहाल इस लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। सियाचिन में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर आएगा। 29 मई 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे, जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा रहे लांस नायक चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। भारत की ओर से मई 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई थी। ऑपरेशन के दौरान बर्फीला तूफान आया और 19 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। सेना की ओर से सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
सेना की पेट्रोलिंग टीम ने तब 14 जवानों के शव बरामद किए थे, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका था। 38 साल बाद सेना की पेट्रोलिंग टीम ने लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का शव बरामद किया। उनकी पहचान छल्ले पर लिखे 24 नंबर से हुई। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन में जिस समय शहीद हुए उस समय उनकी उम्र महज 28 साल की थी। इतना ही नहीं, घर में पत्नी शांति देवी, 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र उस समय सिर्फ 4 साल की थी। आज कविता की उम्र 41 साल है। बेटी कविता अब 41 साल की हो गई है, लेकिन पापा चंद्रशेखर की धुंधली तस्वीर भी जहन में नहीं है। पापा के बारे में जिक्र होते ही वो भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या पता पाकिस्तान में होंगे, लौट के आएंगे, इस टाइप से सोचते थे, पर ये नहीं सोचते थे कि उनका पार्थिव शरीर मिलेगा। 1984 में चंद्रशेखर की शहादत की खबर मिली तो परिवार ने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अब जब 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर के शव मिलने की खबर आई तो परिवार गमगीन हो गया। पत्नी शांति देवी ने बताया कि पिछले 38 सालों का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। छोटी छोटी बच्चियां पाली, पढ़ाई लिखाई